संसद की कार्यवाही नए भवन में शुरू। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए जेईई, सीयूईटी, एनईईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। और चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कंबोडिया को 3-0 से हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम चीन से 1-5 से पराजित। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद की कार्यवाही आज नए भवन में शुरू हुई। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। श्री मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनके सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का ये पहला और ऐतिहासिक सत्र है। श्री मोदी ने कहा कि ये आजादी के अमृतकाल का ऊषा काल है और देश नए संकल्प लेकर अनेक उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है तथा नए भवन में अपना भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत का गौरव बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भवन के निर्माण में देश के इंजीनियरों और कामगारों का पसीना बहा है। 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए। मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय में रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने भाषण में सदस्यों से सदन की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करे, सार्थक सकारात्मक दिशा दे, कानून बनाते समय सारगर्भित चर्चा हो, सकारात्मक के साथ चर्चा हो, ताकि हम देश को और अधिक समर्थ बना सकें।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 मौजूदा विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन में पेश किए जाने वाला पहला विधेयक है। संविधान 128वां संशोधन विधेयक के संसद से मंजूरी मिलने के बाद की जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू रहेगा, जिसकी अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान होगा। वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य हैं, जो कुल 543 सदस्यों का 15% से भी कम है। कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसदीय शुचिता के संबंध में राज्यसभा देश भर के विधायी निकायों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। प्रधानमंत्री आज नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे। उच्च सदन में हम अपने आचरण से संसदीय शुचिता के प्रतीक के रूप में देश की विधानसभाओं को, देश की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, वहां की सारी व्यवस्थाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये स्थान ऐसा है कि जिसमें ये सामर्थ्य सबसे अधिक है और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत किसानों का ऋणी है। किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत, कृषक समुदाय और कृषि क्षेत्र ने ही देश को आगे बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बना। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल जानकारी प्रदान करेगा कि कितने लोग सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। श्रीमती सीतारामन ने आश्वस्त किया कि इस पहल को सफल बनाने के लिए बैंकों का सहयोग भी मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कपकपी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर न करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए CUET परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी तथा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के रूपरेखा कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज रायपुर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से की। बैठक में G20 देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की रायपुर में हुई बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रस्तुतियों के आधार पर प्रमुख आर्थिक चुनौतियों और जोखिमों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास रिपोर्ट के मसौदे की शुरुआती निष्कर्षों पर भी चर्चा हुई।
फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ने भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक के विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। 10 दिन का गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। गणेश चतुर्थी का दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में भक्तजनों ने अपने इष्ट देवता का स्वागत किया। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। महाराष्ट्र में सैकड़ों सालों से सार्वजनिक स्तर पर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। आम नागरिकों के साथ साथ राजकीय नेतागण, फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां, उद्योग जगत तथा अन्य मान्यवरों के घर आज गणपति बाप्पा विराजमान हुए। राज्य के नागरिक रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाकर गणपति बाप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। सार्वजनिक गणेश पंडालों में भी आज काफी भीड़ दिखाई दे रही है। इस साल चांद्रयान 3 तथा राम मंदिर की कल्पना डेकोरेशन में लोकप्रिय है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति, जय देव जय देव। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने जीत के साथ आगाज किया। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने पहले पूल चरण मैच में कंबोडिया को 3-0 से हराया। उधर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम आज हांगझोउ में मेजबान टीम चीन से 1-5 से हार गई। भारत कल अपने दूसरे पूल चरण मैच में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। मुकाबले में चीन के गाओ त्यानी ने 16वें मिनट में गोल दागकर खाता खोला। जवाब में भारत के राहुल केवी ने 45वें मिनट में गोल दागा। पहले हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में टीम इंडिया के लिए पहला गोल करके टीम को मैच में 1-1 की बराबरी पर लेकर आए। इस तरह से पहले हाफ में भारत और चीन 1-1 की बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ के 51वें मिनट में चाइना की ओर से दूसरा गोल किया गया। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष बच्चों की बहादुरी के अनुकरणीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार देश भर के जिला स्तर से ऐसे बालक बालिकाओं के नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए बहादुरी का परिचय दिया। नामांकन 15 अक्टूबर 2023 के पहले भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का ये सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में बड़े सुधारों का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को फिर से डिजाइन करने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक गंगई, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्यवाही नए भवन में शुरू। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए JEE, CUET, NEET के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।